गुजरात के नगर चुनाव का दूसरे चरण में वोटों की गिनती शुरू है और सुबह से ही चालू है। हमारे साथ खबर एमआईएम के एडमिन मुसारी साहब है और खास तौर पर हम जानेंगे कि इस वक्त गुजरात में दूसरे चरण का जो वोटों की गिनती शुरू है, किस तरह का नजरिया है, उसका क्या रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। देखिए नवेद साहब, सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में जो लगातार वहां के मेयर के कुर्सी पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही काबिज रहा है और इस बार भी जो रिजल्ट है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ लग रहा है। कांग्रेस जो हाशिए में जा रही है, लेकिन एक चीज आपको अहमियत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि विपक्ष के रोल में दो पार्टियां आ रही है जो सामने में नजर आ, एक एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दूसरा आप यानी आम आदमी पार्टी। ये दोनों पार्टी जो है अपनी खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं जहां जहां अपने उम्मीदवार को खड़े किए। आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें मिल रही है, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी सीटें मिल रही है। बताता चले कि गोधरा में जो लगातार 2002 के बाद से ही जो वहां के दंगा होने के बाद वहां कोई पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं देते थे, तो वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार अपने उम्मीदवारों को उतारा, तो सीधे तौर पर उन उम्मीदवार जो है निर्दलीय से टक्कर हुए हैं, लेकिन मजलिस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यह खबर है। तो हो सकता है मुख्य भूमिका के रूप में अगर गोधरा में कोई है तो एमआईएम आ सकता है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। और बात करें अगर वहां मड़ोसा में, तो मड़ोसा में आम आदमी पार्टी ही अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीत हासिल कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी वहां 4 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। भरूच के अंदर भी 2 सीटों पर अब तक आगे चल रही है रुझानों में, लेकिन जैसी जैसी परिणाम आते रहेंगे, लगातार अपडेट जो है आते रहेंगे, फिर हम शेयर करेंगे और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह अपडेट क्लियर हो जाएगा 12 बजे तक कि कितनी सीटें किनको मिल रही है। 12 हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त तो है पहले चरण का वहां पर मतदान हुआ, उनके बाद गिनती भी हुआ और पहले चरण में जो 7 सीट वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीत हासिल की। 21 उम्मीदवार उस वक्त मैदान में थे और अब जो है उस बनिस्बत रिजल्ट को किस नजरिए से देख रहे हैं कि इस बार 12 उम्मीदवारों में 12 का जीत तय है या कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए 100% कोई चीज नहीं होता है, लेकिन यह बात जरूर है कि अगर 21 में 7 जीते थे तो 12 में 7-8 जीतेंगे, यह तो कंफर्म माना जा रहा है, यह उम्मीद लगाई जा रही है। और बात बताएं, क्योंकि जो 7 सीटों के जीतने के बाद बहरूच, मड़ोसा और गोधरा के चुनाव पर सीधा असर पड़ा और यहां के लोगों को लगने लगा कि मजलिस भी गुजरात में चुनाव जीत सकती है। पहले यह होता था, जिस तरह कांग्रेस की तरफ से बयान आता था कि एमआईएम को चुनाव नहीं जीतने देना है, बीजेपी को जीत जाए भला है, एमआईएम नहीं जीत पाती है, वोट काटती है, वोट कटवा है, इस तरह के मामला होते थे। लेकिन अहमदाबाद के चुनाव जीतने के बाद सीधे तौर पर असर हुआ, लोगों ने कहा कि एमआईएम भी चुनाव जीत सकती है और चुनाव जीत रही, जिसकी वजह से वोट कन्वर्ट हुए और एमआईएम के पाले में जाता हुआ नजर आया। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है आम आदमी पार्टी का बीच में, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अल्पसंख्यक वोटों को साधने में इस बार कामयाब रही है बनिस्बत कांग्रेस के। क्या लग रहा है कि आज का रिजल्ट जो है क्या मायने रखेंगे वहां पर गुजरात में, किसका संकेत मिलेगा एमआईएम को? आज का जो रिजल्ट होगा यह सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव पर असर करेगा। अगर एमआईएम का 10-7 जीत चुके हैं, 5-7 और जीत जाए, 12-14 कॉर्पोरेटर्स हो जाते हैं और एमआईएम की एक नुमाइंदगी खड़ी हो जाती है, तो गुजरात में जो टीम वर्क होगा, गुजरात के जो वर्कर्स की टीम होगी वो बढ़ेगी, वो एक पेड़ लगेगा, उससे फल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बता दें बीटीपी भारतीय ट्रैवल्स पार्टी के साथ गठबंधन होना है, सीट शेयरिंग का मामला होना है, तो एक जो आपका किला होगा, जब किला हो जाएगा तो आपका रियाया खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे और एक विशाल देश बनता जाएगा। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खाता खोल करके इस बात का संकेत दे दिया है कि हमें जगह मिल गई है, हम खुलकर जा सकते हैं, खुलकर बैठ सकते हैं, टेबल में बैठ के बात कर सकते हैं और अपने लोगों को जोड़ सकते हैं और इकट्ठे आ सकते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसकी शुरुआत एमआईएम ने इस चुनाव से की है और यह बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा, क्योंकि इस उपलब्धि से ही एमआईएम 2022 के पारी में सही से खेल सकती है। अच्छा, गुजरात चुनाव में बहुत कम समय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर एंट्री हुआ और वहां पर नगर चुनाव से शुरुआत की। अब इस कम समय में पहले दफा 7 सीट पर कामयाबी होना, यह आपके नजर में किस तरह का संकेत दे रहा है कि गुजरात में क्या लग रहा है आगे की राजनीतिक में? देखिए, कहा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 1964 में इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी जो गुजरात में मिला। बताया जाता है कि फर्स्ट बार जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में एमआईएम फाइट किया था तो ऑन फॉर 1 सीट जीते थे। 1 सीट अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ही चुनाव जीत करके आए थे। लेकिन गुजरात में 15 दिन की मेहनत के बाद 10-12 सीटें आप जीत रहे हैं, तो संकेत है कि आप एक जनाधार की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी पार्टी को विस्तार दे रहे हैं, आप स्टेब्लिश कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ा रहे हैं, और जिसका संकेत पूरी तरह से कांग्रेस पर असर होगा और 2022 के विधानसभा में यह मुख्य
धारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मुख्य विपक्ष के रोल में देखिएगा एमआईएम और आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से संकेत है कि अगर ये दोनों फिर गठजोड़ कर जाते हैं भारतीय ट्रैवल्स पार्टी के साथ, तो हो सकता है कि राजनीति और परिणाम और सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। बहरहाल हम एक चीज और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने कम सीट पे चुनाव लड़ना वहां पर एमआईएम का, आपको क्या लग रहा है कि एमआईएम इतने कम सीट पर लड़ी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो दूसरी बार चरण में चुनाव प्रचार भी हुआ, क्या और सीटों पे उनको नहीं लड़ना था? सीमित समय था, समय कम। जिस तरह आपने पहले बताया कि 10-15 दिन के अंदर गुजरात में आना, प्रोग्राम्स करना, फिर नुमाइंदों को चुनना, चुनाव प्रचार करना, उतारना बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, और ऐसे समय में कुछ कम वक्त में कम ही किया जाता है। जिस तरह से अभी आप देखते हैं कि क्रिकेट की बात अगर हम करें तो पहले बड़े बड़े खेले जाते थे, अब 10-10, 5-5 खेले जाते, समय कम। अब हम खेलेंगे, इससे बड़ी पारी खेलेंगे, हम लोकसभा खेलेंगे, विधानसभा खेलेंगे और बहुत सीटों पर खेलेंगे, उतारेंगे। कम सीट पर अपनी नुमाइंदगी दर्शाने के लिए यह संकेत है कि आने वाला वक्त के लिए एक तूफान है, जो अभी आप हवा के रुख में देख रहे हैं, ये आंधी आने वाली है। एक तरफ हम गुजरात की बात करें और गुजरात इन दिनों में सुर्खियों में है, ऐसा मामला को लेकर क्या जानकारी है आपके? ऐसा मामला में क्या हकीकत था जो लड़की खुदकुशी कर ली? देखिए, दरअसल बात यह गुजरात के मामले में कि दहेज वाला मामला था। वो असल ये था कि लड़की जो थी वो पूर्ण रूप से अपनी शोहर को चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कहीं इसका यह है कि अगर शरिया लॉ, जिस तरह से भारत में एक कानून बना दिया गया है, उस कानून का उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आप भारतीय संविधान के कानून के हिसाब से भी मानते हैं तो उस लड़के को सजा होनी चाहिए, और लड़का अभी अरेस्ट भी हो गया। और आज सुबह की बात हम बता रहे हैं क्योंकि गुजरात पर हम नजर बनाए हुए, आरिफ खान जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुके, मतलब कि गुजरात पहुंच चुके, राजस्थान से उसको अरेस्ट किया गया है। वो जो मामला था, पूरी मामला यह था कि वो दहेज के लिए बार बार उस पर प्रेशर बनाते थे, और इसी कारण बीबी को मायके छोड़ आए थे, और उनके मायके वाले गरीब थे, वो लोग सिलाई उलाई के काम करके पेट चलाते थे। दहेज नहीं देने के कारण लड़की दोनों तरफ से फंस गई कि माँ बाप पर बोझ ना बनना चाहती थी और शोहर से बेरा पना मोहब्बत करती थी, लेकिन शोहर अपनाने को तैयार नहीं। अंतिम वक्त में जो कहा उन्हें सब लोगों ने सुना कि एक तरफा मोहब्बत सही नहीं होती, उन्हें जान देना गवारा किया। लेकिन ऐसे समय में अपने माँ बाप और अपने शोहर की तरफ मोड़ना पसंद नहीं किया, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे। तो समाज को बड़ी जो है मैसेज जाता है इससे कि एक बात और हम यहां ये कहेंगे, अगर आप दहेज देने के खिलाफ हैं तो जरा इस बात को भी सोचिए कि आप नौकरी चाकरी वाला ही, सरकारी नौकरी वाला ही से भी बेटी का रिश्ता क्यों करने जाते हैं। अब वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ गई है, और खास तौर पर शुरू से ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के खिलाफ है, और खास तौर पर वहां पर अब मजलिस के लोग वहां पर नुमाइंदगी करेंगे, और साथ ही साथ वहां पर जो वहां के समाज में दहेज मुक्त अभियान भी चलाने का प्रयास करेंगे। क्या इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर अब सफल रहेगा? क्योंकि ओवैसी साहब पहले हैदराबाद से बोलते थे, अब तो गुजरात के उनके नुमाइंदे वहां पर खड़े हैं। अब किस तरह से वो समाज में इस तरह का मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे? बड़ौसा के चुनाव में ओवैसी साहब दहेज के बारे में 2-4 लफ्ज बोले थे, वो ऑन रिकॉर्ड है। कुछ दिन पहले की बात है, ओवैसी साहब ने कहा कि लोगों दहेज ना लो, लानत है, दहेज की जो बला है ये इस कौम को डुबो के मार देगी। आप किसी गरीब पर जुल्म कर रहे हैं, पूरी मोहब्बत, पूरी जिंदगी का अमानत आपको सौंपता है, और आप चंद पैसे और रुपये के खातिर उस पर जुल्म ढाते हैं। ओवैसी साहब ने इस बात को कहे थे पहले भी। क्यों? वजह यह है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाज में बदलाव चाहती है तो आपको जमीनी स्तर से उठना होगा, हर मामला को सामने लाना होगा। जिस तरह से मैंने बताया कि कल हैदराबाद के अंदर 40 बच्चों को साइकिल दिया गया, जानते हैं क्यों? देखिए, उनको कहा गया कि 40 दिन तक फजर की नमाज बाजमात जितने लोग पढ़ेंगे सबको साइकिल देगा। तो उसमें 40 बच्चे हैं जो फजर की नमाज एक मस्जिद में, ललन नगर मस्जिद में जो है 40 रोज तक फजर की नमाज जमात से पढ़ी, तो उनको साइकिल दिया गया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन से समाज को बदलने की कोशिश करें कि समाज एक आत्मनिर्भर, या जो भारत सरकार बात कर रही है, दरअसल में आत्मनिर्भर भारत नहीं है, आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी वो बनाना चाहती है, वो इस पैगाम को दे रही है। लेकिन एमआईएम जो है ओरिजिनल में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, लोगों को यह कहना चाहती है कि आप खुद से अपने आप पर जो एक्टिव रहिए, इतना आप ये रहिए कि आप खुद से फेस कर सके हर मामले को। शुक्रिया आपका द मैसेज न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मोसारिफ आलम साहब थे, खबर एमाइन के, और खासतौर पर गुजरात की सियासत पर हम बातचीत कर रहे थे। और गुजरात में इस तरह से अभी चुनाव रिजल्ट आना शुरू हो गया है, मतदान का जो है गिनती चालू है, और कहां कहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट मिल रहे हैं और कौन कौन सीट निकलने का अनुमान है, ये जानकारी हम ले रहे थे। बताते चले कि पहले चरण का मतदान के बाद गिनती हुआ और
7 सीट वहां पर जीतने में मजलिस कामयाब रही और दूसरी दफा वहां पर आज गिनती है और रिजल्ट आना बस अब शुरू हो जाएगा। फिलहाल गिनती वहां पर चल रहा है। लोगों की निगाह गुजरात के नगर चुनाव के दूसरे चरण के मतगणना पर है। बताते चले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार सुर्खियों में रहे हैं। गुजरात के बाद बंगाल में उनका सभा होना है और बंगाल में पहली सभा रद्द के बाद पूरी तैयारी अब करना शुरू हो गए हैं। हालांकि गुज़िश्ता कल उन्होंने मीडिया से बंगाल के मुद्दे पर बात करने से इनकार किए। ऐसा लग रहा है कि बड़ी मजबूती के साथ अब बंगाल में अकेले ही कूदने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।